नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है या किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी आधार पे हम बात करते हैं आज हम दोस्तों इसमें। और ये मेरा हस्तलिखित नोट है, हाथ से लिखा हुआ नोट है दोस्तों। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो देखिए, यह जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको समझना है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें जो है आपको जानना है कि पूछेगा कैसे क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आपको कुछ तत्व का नाम संकेत दे देगा, ठीक है ना, कुछ नाम दे देगा और उसके बाद कहेगा इसका परमाणु संख्या बताइए कितना होता है। ठीक है, क्या पूछेगा कि तत्व का जो है नाम दे देगा और उसका परमाणु संख्या पूछेगा। तो हम यहाँ पे जो है वही तत्व का नाम लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर के 30 तक, कितना, 1 से लेकर के 30 तक जो है आप परमाणु संख्या को जो है याद कर लीजिए। उसके बाद जो है कुछ 5-6 ऐसा परमाणु संख्या है जो रिपीट करता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, डिस्कस कर देते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए, इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत प्रश्न यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या कर रहा है, तत्व का नाम जो है क्या है और उसका संकेत लिखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है तत्व है और इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, H होता है। और परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हीलियम तत्व है He, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, लिथियम, लिथियम का संकेत क्या होता है, Li, परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। बेरिलियम का परमाणु संख्या, बेरिलियम होता है तत्व का नाम, ठीक है, और इसका जो संकेत होता है Be, और परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, आप लोग दोस्तों कॉपी में नोट करते जाइए, कॉपी में लिखिएगा ना, अपना से नोट तैयार कीजिए, अपना से अगर नोट बनाइएगा अपने हाथ से तो उसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। आपके एग्ज़ाम में क्या कहते हैं, एग्ज़ाम टाइम तक आपको याद रहेगा ये सब, जब अपना हाथ से नोट बनाइएगा तो। ठीक है, तो चलिए क्या बोले, बेरिलियम का क्या होता है, Be, संकेत 4 होता है। बोरॉन, बोरॉन का B होता है और क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है। कार्बन, कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। नाइट्रोजन, परमाणु संकेत N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, 8 होता है। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का F होता है और क्या कहते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है, 9। नियॉन का हो जाता है Ne संकेत और परमाणु संख्या कितना होता है, 10 होता है। सोडियम, सोडियम का Na होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में इसे ऐसे ही पूछेगा, पूछ देगा आपसे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 11 होता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कितना बोलिएगा, 13 बोलिएगा। ठीक है, संकेत क्या होता है, Al, संकेत तो नहीं पूछता है लेकिन परमाणु संख्या पूछ देता है। सिलिकॉन का क्या होता है, Si, परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। फास्फोरस का क्या होता है, P, और संकेत होता है P और परमाणु संख्या कितना होता है, 15। सल्फर का जो है संकेत होता है S और परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है। क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। आर्गन, आर्गन का संकेत Ar होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, पोटेशियम का संकेत K होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 20 होता है और संकेत क्या होता है, Ca। स्कैंडियम का संकेत Sc होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 21 होता है। टाइटेनियम का संकेत क्या होता है, Ti होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 22 होता है। वैनेडियम का जो है V होता है और संकेत और परमाणु संख्या कितना होता है, 23 होता है। क्रोमियम का संकेत क्या होता है, Cr, परमाणु संख्या कितना होता है, 24 होता है। मैग्नीज का संकेत Mn होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 25 होता है। आयरन का संकेत क्या होता है, Fe, परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तो चलिए अगला करा 27 में क्या करा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का जो है संकेत CO होता है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है, 27। निकेल, निकेल का क्या होता है, संकेत Ni होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, 28 होता है। कॉपर का यानी तांबा का जो है संकेत Cu होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। जिंक, जस्ता, जस्ता का संकेत क्या होता है, Zn और परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। दोस्तों चलिए इसी तरह से इसको जो है एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, देखिए याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद क्या होता है,
बोलिए मेरे साथ बोलते चलिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या होता है? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। उसके बाद होता है आयरन के बाद क्या होता है? कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिसको हम तांबा भी बोलते हैं, जिंक, जस्ता। ठीक है, आपसे पूछ जाएगा एग्जाम में कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा 2, ऑप्शन बी में रहेगा 8, ऑप्शन सी में रहेगा 27, ऑप्शन डी में रहेगा 29। क्या मार्क आइएगा? तो 29 मार्क का आना। ठीक है, इस तरह से बनाना है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इस टाइप से कि किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए थोड़ा आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, इस वीडियो को देख के जाए, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही बात बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है? अभी तक कुल 114 तत्व ज्ञात है। धातुओं की संख्या कितनी है? 92 है। कितनी है? 92। अधातुओं की संख्या कितनी है? अधातुओं की संख्या 22 है। निष्क्रिय गैसों के नाम लिखिए। ठीक है, निष्क्रिय गैसों के नाम लिखे ठीक है, जिसको हम अक्रिय या नोबेल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्या क्या होता है। और निष्क्रिय गैस का नाम हीलियम, जिसको संकेत He होता है, नियॉन Ne, आर्गन का Ar होता है। दोस्तों कमेंट कीजिए आर्गन जो है कहाँ किस में भरा जाता है आर्गन गैस। ठीक है, क्रिप्टॉन, उसके बाद Kr सूत्र होता है इसका, जेनॉन क्या कहते हैं Xe, उसके बाद रेडॉन Rn। ठीक है, ये सब संकेत होता है। तो आप लोग जानते हैं कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? आर्गन भरा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये गैस जो है जितनी भी, ये निष्क्रिय गैस हैं, यानी कि बल्ब सब में भरा जाता है, जो कि क्या कहते हैं अपना खुद जल जाएगा, लेकिन किसी चीज़ को फूटने जलने नहीं देगा जब तक उसमें रहेगा। तो ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? बताइए। लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। बताइए, तो याद हो गया आप लोग को? याद हो गया होगा आशा है कि किस तत्व को जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या क्या नाम है? सोडियम को, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कार्बन क्या है? बताइए, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के मुख्यतः 2 अपरूप होते हैं। एक होता है दोस्तों हीरा और दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, लिखते चलिए कॉपी में नोट करते जाइएगा ना, अपना हाथ से खुद नोट बनाइए। देखिए बहुत याद हो जाएगा ये। एग्जाम में आप जाइएगा इसको, इस वीडियो को देख करके आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न यहाँ से आएगा। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? बताइए, हीरा। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है दोस्तों, सबसे कठोर होता है। ठीक है, नेचुरल तरीका से। अब पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना, कितना होता है? 2.42 होता है। 2.42 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हीरा जो है, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री होता है। ठीक है, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24 डिग्री होता है। हीरा विद्युत का क्या होता है दोस्तों? कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट पूछेगा आपसे कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है ना, आप बच्चे सबका पेंसिल घर में होगा, आप बचपन में पेंसिल से लिखे होंगे, तो पेंसिल के अंदर में जो रहता है काला काला, वही ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु होते हैं। ग्रेफाइट क्या होते हैं? अधातु होते हैं। एवं अधातु होते हुए भी क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकदार होता है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट क्या है? आयोडीन जो है, आयोडीन अधातु होते हैं, वे भी क्या है? चमकदार होते हैं। आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी क्या है? चमकदार होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि परमाणु संख्या 1 से 30 तक तत्वों का नाम लिखे। तो आप लोग तो बता दिए ऊपर में अभी 1 से लेकर 30 तक, क्योंकि हम बोले आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्या कहते हैं, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, क्या कहते, जिंक। इस तरह से चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा धातु, क्या कर रहा है कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। ठीक है, यानी विस्थापित कर सकता है, इसको हटा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह, ये जरूरी अभी नहीं है आपके लिए, इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यह आपका हो गया। आगे चलते, देखिए क्या करा प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय तत्व होता है? सोडियम या जिंक या टीन या पोटेशियम? तो बताइए, तो निम्न में से कौन सबसे सक्रिय तत्व होता है? सक्रिय कौन होता है? जल्दी बताइए, तो कमेंट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? पोटेशियम होगा। क्या होता है? पोटेशियम सबसे जो है
क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम सक्रिय होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पोटेशियम। ठीक है, देखिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? ये लीड। लीड जो होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है? सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए, तांबा, मरकरी, चांदी या सभी? देखिए, तांबा भी नहीं करता जल से अभिक्रिया, मरकरी भी नहीं करता है, चांदी भी नहीं करता है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में एक इसमें से क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेते हैं हम, तो 100% गारंटी ले रहे हैं क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, देखिए आप लोग केवल इस वीडियो को देख करके अच्छा से नोट बना कर तैयार करके जाइए। आप लोग एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा केमिस्ट्री से। निम्नलिखित में से इसी तरह का आपको वीडियो फिजिक्स से अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमको कमेंट कीजिए। इसी तरह का तरीका का जितना वीडियो है वो होगा फिजिक्स का बायोलॉजी का सब दे देंगे आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि कौन सा तत्व है जो जल की किसी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक या इनमें से कोई नहीं? देखिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि जल के सोना जो होता है ना, सोना जल के किसी साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा, देखिए लिथियम, कैल्शियम, आयरन, सोना। तो यह आप बोले ना आपको सोना, तो ये देखिए सोना जो है ये जल के किसी भी अवस्था के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, जल के किसी भी अवस्था के साथ जो है सोना अभिक्रिया नहीं करता। सोना पे जो है दोस्तों वो अब क्या कहते हैं, एक क्या कजली, वो जो इस तरह से बोलते हैं आयरन लग जाना। ठीक है ना, वो आयरन लग जाता है, वो जो है उसको हम लोग साफ़ कर सकते हैं ब्रश से। देखिएगा गाँव घर में अक्सर चांदी सोना को महिला सब ब्रश से भी रगड़ के साफ़ करती है, या साफ़ करने वाला आता है, अब सोनार जो आता है तो उसको साफ़ करने के लिए वो देता है, तो वो ऐसे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन वो जंग नहीं लगता है वो। ठीक है, लेकिन वो आयरन लग जाना होता है एक तरह से पानी में, तब उसको हम लोग साफ़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि तांबा का टैंक जो है बनाया जा सकता है, लेकिन समझे तांबा का जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तांबा का टैंक बनाया जा सकता है जबकि जो है क्या कहते हैं लोहा का टैंक नहीं बनाया जा सकता। बताइए ऐसा क्यों होता है? बताइए, तो तांबा का हम लोग टैंक बना सकते हैं लेकिन लोहा का टैंक नहीं बना सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जस्ट चलिए, लोहा जल के किसी भी अवस्था के साथ क्या करता है? अभिक्रिया क्या कहते कर लेता है। लोहा जो होता है जल के किसी भी लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जो है जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है और जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए अगला कह रहा है कि लोहा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, समझ लीजिए। लोहा के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। हेमाटाइट जिसका संकेत होता है क्या होता है? Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। याद कर लीजिए दोस्तों, इसको गारंटी लेते हैं पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक अयस्क का नाम तो जरूर पूछेगा। लोहा के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए, हेमाटाइट और क्या होता है? मैग्नेटाइट। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए, लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? बताइए, तो बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बताइए, तो बॉक्साइट जो है ना ये एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों? एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए एक अयस्क का नाम पूछे गारंटी, ठीक है ना। एल्युमिनियम जो होता है धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? एल्युमिनियम धातु का जो होता है प्रमुख अयस्क कौन सा होता है? तो बॉक्साइट होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम बताइए, बॉक्साइट। तांबा के कितने अयस्क होते हैं? बताइए, तांबा के जो है कितने अयस्क होते हैं? बताइए तो तांबा के जो है ना वो दो अयस्क होते हैं। एक होते हैं कॉपर ग्लांस जिसको Cu2S बोलते हैं, एक होता है कॉपर पैराइड जिसको CuFeS2 बोलते हैं। क्या क्या? कॉपर ग्लांस और एक कॉपर पैराइड्स। कॉपर ग्लांस किस धातु का अयस्क होता है? बताइए, कॉपर का। कॉपर ग्लांस जो होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? तो कॉपर का अयस्क होता है। कॉपर पैराइड किस धातु का अयस्क है? बताइए दोस्तों, तो कॉपर या तांबा का अयस्क होता है। कॉपर पैराइड जो होता है किस धातु का अयस्क होता है? कॉपर या तांबा का। मरकरी धातु के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे। एक
होता है सिनोवार जिसको HgS बोलते हैं, दूसरा होता है क्या कहता है सिलेनाइट जिसको HgSe बोलते हैं। तो हम पूछेगा आपसे कि मरकरी धातु, देखिए अयस्क कितना बोल रहा है आपको, या तो आपको लोहा का अयस्क का नाम पूछ सकता है, तांबा का पूछ सकता है, एल्युमिनियम का पूछ सकता है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह मरकरी का पूछ सकता है। तो देखिए जितना भी जो पूछा गया क्वेश्चन है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बनने का 100% चांस है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो आप आइएगा और गाली देकर चल जाइएगा यहाँ से, लेकिन गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, मरकरी धातु के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे, सिनोवार HgS और एक होता है सिलेनाइट जिसको HgSe बोलते हैं। ठीक है, देखिए सिनोवार का सूत्र लिखिए, सिनोवार का सूत्र जो होता है HgS होता है। ठीक है, सिनोवार किस धातु का अयस्क है बताइए, मरकरी या पारा का होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक क्वेश्चन जो बनने का चांस बनता है क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो पारा या मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप में जो है द्रव अवस्था में बदल जाता, क्या कहता है, पाया जाता है। ठीक है, इसको जो है कमरे का ताप मतलब क्या, इसको घर में हम रखते हैं पारा या मरकरी को, जिससे हम बुखार मापते हैं ना, थर्मामीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी के अंदर थर्मामीटर के अंदर क्या पाया जाता है, पारा, जिसका अंग्रेजी नाम क्या होता है, मरकरी। ठीक है, निम्न कौन सा धातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है बताइए। तो लेड, सीसा और जो होता है ना, जिसका संकेत होता है Pb, लेड को ही सीसा बोलते हैं। ठीक है, सीसा को ही लेड बोलते हैं। तो कौन सा धातु जो होता है जो उष्मा का कम चालक होता है बताइए। तो ये जो होता है सीसा, लेड। ठीक है, अगला क्या करा देखिए, अगला निम्नलिखित कौन सा धातु जो है, कौन सा धातु विद्युत और उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो चांदी, चांदी जो होता है वो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। तो कैल्शियम हो गया या जिंक हो गया या टीन हो गया या सोना। तो अभी जस्ट बताए थे, आप लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर हमने बताना चाहते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है क्या कहते हैं वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, जल्दी बताइए। हमने बताया था जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ फिर उसके बाद जल के बाद के बताइए वायु के साथ, यानी सोना, सोना जो है वह जल के साथ जो है अभिक्रिया या वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए आगे चलते हम लोग, देखिए कुछ रासायनिक संकेत है क्या क्या, किस तरह से क्या होता है, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का संकेत देखिए, प्लस रहेगा तो उष्मा रहने पर जो है, प्लस उष्मा रहने पर क्या होता है, उष्माक्षेपी कहलाता है, और माइनस उष्मा रहने पर क्या कहलाता है, उष्माशोषी कहलाता है। संकेत है रासायनिक संकेत। देखिए अगर जब 2 या 2 से अधिक हो जाए तो संयोजन होता है, और जब 1 से 2 हो जाए तो क्या कहलाता है, वियोजन। जब एक मूलक हटे तो एकल विस्थापन, और जब 2 मूलक हटे तो क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया उष्माक्षेपी होती है, और क्या कह रहा है देखिए, शाक सब्जियों का जो सड़ना घटना जो होता है अपघटन यानी उष्माक्षेपी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 मिलकर के BaSO4 प्लस NaCl2 बनाया। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये NaSO4 के क्या कहते हैं। कितना बच्चा बचपन में गलतियां करता है, जो संकेत याद नहीं करता है 9th क्लास में 8 में, तो उसको जो है प्रॉब्लम होता है, क्या कहते हैं इस नाम तत्व का यौगिक का नाम बोलने में। तो चलिए हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको हिंट दे देते हैं आप लोगों को। क्या होता है Na2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और K2SO4 को बोलते हैं पोटासियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट। और CaSO4 को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। चलिए कलर को थोड़ा ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। Ba आपका जो होता है BaCl2 को क्या बोलते हैं हम लोग, बेरिलियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। NaCl2 को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और BaSO4 को बोलते हैं बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ये वहाँ प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न कर रहा है कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 क्या बोलते थे, बेरियम क्लोराइड, मिल करके जो रिएक्शन करके BaSO4 बनाया, यानी कि क्या बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया। ठीक है, और क्या कहते हैं N+2NaCl बनाया। NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो दिया हुआ है ये किस प्रकार की, ये ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए ये अभिक्रिया जो है ना, ये संयोजन है अभिक्रिया है या वियोजन है, जो ये द्विविस्थापन है या इनमें से कोई नहीं। तो देखते चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये तत्व है Na
और ये SO4 ये तत्व दोनों मिलकर के तो साथ में जब रहे तो इसको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। जब एक से ज़्यादा तत्व साथ में रहे तो उसको यौगिक बोलते हैं। तो ये यौगिक हो गया, ये भी यौगिक हो गया। ये देखिए ये यौगिक, ये यौगिक, ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, कंपाउंड है। तो ये दोनों यौगिक क्या हो रहा है, देखिए आप कुछ नोट कीजिए इसमें कि जो इसमें यौगिक है ये Na2SO4 है, इधर क्या है BaCl2 है, समझिए ध्यान से। तो इसमें क्या किया गया है, ये Ba जो है, ये Ba बेरिलियम जो क्लोराइड है, ये क्या किया इन्होंने, ये क्लोरीन को हटा दिया, ठीक है, विस्थापित कर दिया, क्लोरीन को दे दिया सोडियम के साथ में, इसको इसके साथ में विस्थापित कर लिया, ठीक है, और SO4 से अभिक्रिया कर लिया, साथ में चलाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, BaSO4 हो गया और ये Na सोडियम Cl यानी सोडियम क्लोराइड बना दिया, यानी कि ये। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों अभी क्या कर रहा है, एक दूसरे को विस्थापित करे, दोनों विस्थापित हो रहे हैं। इसी क्या कौन अभिक्रिया हो गई है, द्विविस्थापन। तो जब दो तत्व, जब दो यौगिक एक दूसरे को क्या करें, विस्थापित करें, तो उसे क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो सोडियम था Na, ये किसके साथ चल गया बताइए, ये क्लोरीन के साथ चल गया ना, यहाँ पे NaCl बन गया, ये दोनों एक हो गया और ये दोनों जो है बगल वाला पड़ोसी जो है एक हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों एक हो गया है और उसके बाद जो है ये वाला यहाँ चला आया। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, द्विविस्थापित कर रहा है। कौन अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, 2N नाइट्रोजन 2 है और CuSO4, देखिए एक तत्व है और दूसरा क्या है, यौगिक है। तो ये क्या कर रहा है, ये तत्व जो है इस यौगिक से क्या करेगा, अभिक्रिया करके जो है इसमें जो यौगिक में जो तत्व है उसको विस्थापित कर देगा और ये खुद उसका स्थान ले लेता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए समझाते हैं इसको अच्छा से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2N है और उसके बाद जो है प्लस CuSO4 है। ये क्या किया, इसको देखिए, ये जो है 2N जो है नाइट्रोजन जो है ये किसके साथ अभिक्रिया कर लिया, सल्फर के साथ। समझ में, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 2NSO4 सल्फेट बना लिया, ठीक है, और ये कॉपर को क्या किया, Cu को क्या किया, अलग फेंक दिया, यानी विस्थापित कर दिया। तो ये कौन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कहने का मतलब है एक तत्व जो है दूसरे यौगिक को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या था, यहाँ पे दोस्तों क्या था, यहाँ पे क्या कर रहा था कि यहाँ पे यौगिक जो है दूसरे यौगिक को क्या करता है, एक दूसरे से विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये द्विविस्थापन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तत्व विस्थापित हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, Fe2O3 A2Al है, यानी कि Fe2O3 प्लस 2Al है। यहाँ पे देखिए ये यौगिक है और ये क्या है, तत्व है, एक दूसरे से क्या कर रहा है। तो ये तत्व जो है, ये यौगिक ये तत्व को क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है और ये एल्युमिनियम क्या किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, देखिए Al2O3 बना लेता है और आयरन को क्या किया, विस्थापित कर दिया ना। यहाँ पे देखिए आयरन को क्या किया, विस्थापित कर दिया इन्होंने। तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए वियोजन है या संयोजन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है। हमने अभी बताया था आपको कि जब एक तत्व दूसरे यौगिक में को विस्थापित कर दे उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने मन से अपने से खुद ट्राई कीजिए, बनाइए। अब ये क्वेश्चन एक पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको, ठीक है, एक विस्थापन या द्विविस्थापन से रहेगा और एक इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। देख क्या कह रहा है क्वेश्चन कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, इसका पहचान करें। Fe2O3 प्लस 2Al है, यानी कि जो Fe2O3 है और ये 2Al है और यहाँ पे क्या है, Al2O3 है और यहाँ पे क्या है, Fe आयरन है। तो ये क्या कर बताइए, कौन अभिक्रिया, सॉरी संतुलित है कि नहीं है बताइए। तो आयरन इधर कितना है, Fe2 कितना, आयरन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 3 है, एल्युमिनियम कितना है, 2 है, इधर देखिए एल्युमिनियम कितना है, इधर 2 है, ऑक्सीजन 3 है, आयरन कितना है, 2 है, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों क्या है, ये समीकरण, अतः यह समीकरण जो है क्या है, संतुलित है। रासायनिक समीकरण जो है संतुलित समीकरण है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है, H2 है, Cl2 है और यहाँ पे 2HCl। देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है, इधर 2 है, क्लोरीन इधर कितना है, 2 है, कितना देखिए किस तरह से ये कह रहा है कौन समीकरण असंतुलित है, असंतुलित। ये देखिए यहाँ पे जितना हाइड्रोजन इधर कितना है, 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और उसके बाद जो है क्लोरीन भी कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यानी कि संतुलित है ये। और यहाँ पे देखिए ये भी
2KClO3 है, तो यानी कि यहाँ पे समझना है आपको। यहाँ पे देखिए 2KClO3, इसमें जो है कैल्शियम कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6 है। यहाँ पे देखिए KCl2 में क्या है, यहाँ पे समझना है क्लोरीन कितना है, इसके पोटासियम कितना है, पोटासियम जो है 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि उसके क्लोरीन कितना है, क्लोरीन में 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे, और क्या कहते हैं तो देखिए और यहाँ पे जो है 2 है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये क्या है आपका संतुलित है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीबी कितना है, PbNO3O2 है, यानी कि जो आपका क्या है, यानी कि जो शीशा है लेड है वो कितना है 1 है, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO2 जो है NO3 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 6 है। PbO यहाँ पे 1 है। अब देखिए क्या कहते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 ही है, शीशा 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन जो है 2 है, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, तो यानी ऑक्सीजन 2 यहाँ 1 3, यहाँ पे कितना हो गया 3 2 5 इस तरह से। लेकिन ये क्या हो गया तब, इसीलिए ये असंतुलित हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये 5 ही है, ये असंतुलित है। ये हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है आपका 2, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, तो यानी ये संतुलित है, ठीक है। तो इसका ये पूछ रहा है क्वेश्चन कौन असंतुलित है, तो असंतुलित कौन है, ये वाला असंतुलित है, ठीक है, समझे। असंतुलित ये वाला है। चलिए आगे चलते हम लोग। कह रहा है समीकरण CaCO3 उष्मा क्या कहते हैं प्लस अभिक्रिया करके CaO प्लस CO2 बनाता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ये यहाँ पे CaCO3 जो है CaCO3 ये एक यौगिक है, मान लीजिए ये यौगिक जो है अभिक्रिया करके क्या बनाया, एक तत्व, देखिए तत्व में टूट गया, ठीक है। तो अब ये कौन सी अभिक्रिया होता है बताइए, ये अलग अलग टूट गया तो ये कौन अभिक्रिया है बताइए, वियोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, वियोजन। जब कोई यौगिक टूट करके तत्व बन जाए तो क्या बनता है, ये क्या बनता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। CaOCO3 है, ये टूट गया और टूट के CaO अलग और प्लस CO2 अलग, ये कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए CaO प्लस CO2 यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये अभिक्रिया करके दोनों जो है ये तत्व जो है ये अभिक्रिया करके क्या बनाया, यौगिक बनाया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जब कोई तत्व टूट करके यौगिक का निर्माण करे तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए इसके डिफिनेशन पे भी जाएंगे हम, पहले आप लोग को पहले इसको हम एग्जाम्पल करके समझा देते हैं, उसके बाद इसको डिफिनेशन पर चलेंगे दोस्तों। वन शॉर्ट वीडियो में ही आपका जो है ये पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, लेकिन पूरा देख के जाइएगा वीडियो, जिससे कि आपके एग्जाम में ये फ़ायदा होगा। आपके एग्जाम के व्यू से ही बनाया जा रहा है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको हम वन शॉट वीडियो में रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। यहाँ पर करें निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। देखिए संतुलित कौन है बताइए, यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन एगो है, और क्या कहते हैं जो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2 है, और यहाँ पे देखिए आयरन 1 है और क्लोरीन कितना यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये तो असंतुलित हो गया, ये तो नहीं है। अगला कह रहा है NH4 यानी कि नाइट्रोजन और कितना 1 हाइड्रोजन कितना है 4 है, और देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब यहाँ पे समझिए नाइट्रोजन कितना है 1 यहाँ, और NH देखिए अगला क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 4 है, और क्या कहते हैं फिर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे है, तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। अब फिर चलते इधर, नाइट्रोजन कितना है इधर 2 यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है 1 है, ऑक्सीजन 1 नहीं यहाँ 2 है, 1 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो यहाँ दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब समीकरण क्या है, संतुलित है। इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला आप चेक कर लीजिएगा। देखिए हम चेक बता देते हैं, आयरन कितना है, आयरन जो 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे देखिए आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आयरन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, यहाँ पे आयरन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो असंतुलित हो गया, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग।
इसको देख लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा आप लोग। KBr यहाँ पे क्या कहते हैं, पोटेशियम 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, यहाँ ब्रोमीन भी 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो इधर क्लोरीन 1 है, तो ये क्या हो गया, ये नहीं हुआ। ठीक है, चलिए निम्नांकित में से कौन समीकरण संतुलित है, निम्नांकित में से कौन समीकरण संतुलित है, तो देखिए संतुलित कौन सा है, MgO2 आपको बता दिया, आपको यहाँ पे कॉपी निकाल लीजिएगा, Mg लिख दीजिएगा, इधर मैग्नीशियम इधर लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन, फिर इधर क्या लिखिएगा, मैग्नीशियम, इधर क्या लिखिएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और Mg लिख दीजिएगा। इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है, इधर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, मैग्नीशियम इधर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना 1 है, तो दोनों बराबर नहीं ना है दोनों साइड, नहीं, इसीलिए क्या हो गया, ये असंतुलित है, संतुलित नहीं है। चलिए अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह से चेक कीजिए इसको, हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन 2 है, इधर हाइड्रोजन इधर 1 है, क्लोरीन 1 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है बताइए, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे आयरन कितना है, आयरन 1 है, क्लोरीन कितना 1 है, इसीलिए संतुलित नहीं है। जिंक यहाँ पे देखिए, जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर कितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल कितना है, सल्फेट कितना है, 4 है, तो इधर भी 4 है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपका क्या हो गया, ये संतुलित है। ठीक है, चलिए आशा है कि आप लोग संतुलित करने के लिए सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने मित्रों को भी दीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बताइए, उपचयन, संयोजन या ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी बताइए। श्वसन जो होता है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया बताइए, ऊष्माक्षेपी, ऊपर में ही बताए थे। श्वसन जो होता है वो कैसे अभिक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। अब देखिए, अब कैसे समझिए ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है, उसको तो बता दिए थे ऊपर में ही। अब यहाँ समझते हैं अपचयन क्या होता है, उसके बाद इसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन को क्या बोलते हैं, उपचयन, सॉरी उपचयन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण। वह ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अवचयन, अवचयन मतलब अवकरण होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवचयन कहलाता है। उपचायक, ऑक्सीकारक, ठीक है, अवचायक यानी कि अवकारक, रेडॉक्स अभिक्रिया, समझिए इसको, हम इस सबको हम जानेंगे। ठीक है, अपचयन, उपचयन, उपचायक, अवचायक, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सब को हम लोग समझते हैं आगे। चलिए ये सब आपको जरूरी नहीं है ये सब। चलिए यहाँ पे नीचे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक एवं उपचायक दोनों है बताइए। तो ये जो है SO2, ठीक है, SO2 जो है आपका क्या है, अपचायक भी है और उपचायक भी है। निम्नलिखित में से कौन उपचायक नहीं है बताइए। तो ये ऑक्सीजन जो है उपचायक नहीं है, अपचायक नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उपचायक नहीं है, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन या H2S ये जो है ना उपचायक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उपचायक एवं अपचायक दोनों है बताइए। तो ये इनमें से सभी जो है ना उपचायक भी है, हाँ, अगला अपचायक भी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप लोग याद रखिएगा, ये वैसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है, इस बार नहीं पूछा था। चलिए अगला क्या करा है, ऑक्सीकरण का कुछ उदाहरण देखिए। ऑक्सीकरण में क्या करा, 2Cu, ऑक्सीकरण क्या होता है समझिए। हमने बोला था ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या होता है, हटना। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे आपको। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, हटना। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, कहाँ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे C2Cu, कॉपर 2 ठो, ऑक्सीजन है 2 ठो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यानी कि जब कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला कर रहा है MgO2 यानी 2MgO यानी कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो गया ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उदाहरण यहाँ पे क्या करा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ तथा उदाहरण 2 में मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ पे समझे, चलिए आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 में कर रहा है कि C+O2, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण। सल्फर के साथ क्या हो रहा है, सोडियम के साथ क्या जुड़ रहा है बताइए, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो गया, SO2 हो गया। असल में अगला कर रहा है 4Na सोडियम जो है ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें क्या हो गया 2Na2O। ठीक है, अगला कर रहा है, देखिए आगे क्या कर रहा है। चलिए
देखिए CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसको CO को कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, समझे, एक ऑक्सीजन कम ही है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको विषैला गैस भी बोला जाता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक गैस होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, 3 लगे तो ट्राई हो गया, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4 को क्या बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। CaOH का होल 2 को बोलते हैं CaOH के होल 2I, ठीक है। अगला बोलते हैं AlOH3, AlOH का होल 3 को बोलते हैं हम लोग AlOH का होल थ्राइस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब इसको अच्छा से समझते हैं दोस्तों, विस्तार समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण जिसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, हम विस्तार समझते हैं, तभी तो एग्जाम्पल समझ रहे थे, लेकिन अब डिफिनेशन के साथ समझेंगे और अच्छा से आपको समझा के छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ केवल आप वीडियो देखिए और अच्छा से कॉपी नोट करते जाइए, पहले समझ लीजिए उसके बाद नोट कीजिए वीडियो को रोक रोक करके। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की क्या होना चाहिए वृद्धि, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाते हैं, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है कमी होती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे H2S क्या हो गया H2S यानी कि हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक है। और देखिए H2S प्लस क्लोरीन जो है ये मिल के क्या बनाया 2HCl और S। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल में जो है फिर इसको देखिए 4NH3 प्लस 3O2 मिल के 2N2 प्लस क्या बनाया 6 देखिए 3 दूनी 6 6H2O। मतलब कहने का मतलब है कि अमोनिया का यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हुआ है, अमोनिया क्या हुआ ऑक्सीकरण, इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन कितना है 2 ठो, यहाँ पे देखिए अब क्या कर रहा है इसमें वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की क्या होना चाहिए वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कमी हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन था, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 ठो है, इधर कितना है इधर भी 2 ठो है, क्लोरीन कितना है यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 ठो है, सल्फर कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए जैसे नीचा में कर रहा है ऊपर के जो एग्जाम्पल है अमोनिया का क्या हो रहा है अवकरण हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। देखिए अब फिर यहाँ पे चलते हैं MnO2HCl मिलके MnCl2 2H2O प्लस Cl2 बनाया, यानी कि MnO2 को क्या बोलते हैं पायरोलुसाइड, ठीक है। और ये क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और ये देखिए ये क्या कर रहा है यहाँ पे जल बना रहा है ऑक्सीजन या क्लोरीन, यानी इसमें HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे और क्या हो रहा है उपचयन हुआ है। अगला कह रहा है कि अपचयन या अवकरण क्या होता है, इसको कहते हैं रिडक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होगा वृद्धि होगा, उसके क्या कहते हैं हम लोग अपचयन कहलाते हैं। जैसे देखिए H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाया 2HCl, यहाँ पे क्या हुआ हाइड्रोजन की क्या हुआ वृद्धि हुआ, इसमें क्लोरीन का अवकरण हुआ है, ठीक है, अवकरण, ठीक है। आप चलते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन क्या हुआ यहाँ पे देखिए Cl2 है ना, यहाँ पे इसको एक अपकरण हुआ है इसका हाइड्रोजन प्लस I2, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कि क्या कहते हैं 2HI यानी कि हाइड्रोजन और आयोडाइड, यानी कि इसमें I2 का क्या हुआ अपचयन हुआ है अपकरण हुआ है, ठीक है। देखिए ये जुड़ रहा है ना हाइड्रोजन के साथ में, इसीलिए क्या हुआ इसका क्या हुआ अपचयन हो रहा है, अपकरण हुआ है। 2H2 प्लस O2 मिलकर 2H2O बना, इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ अपचयन यानी अपकरण हुआ है। N2 प्लस 3H2 मिलकर 2HN3 बनाया, 2NH3 बनाया, इनमें नाइट्रोजन का क्या हो रहा है नाइट्रोजन क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है यानी अवकरण हो रहा है, नाइट्रोजन क्या हो रहा है अपचयन अवकरण हो रहा है, ठीक है। अलग कर रहा है I2 प्लस H2S मिल करके 2HI प्लस S बना, इसमें I2 का क्या होगा अपकरण हो रहा है यानी अपचयन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग Cu प्लस CuO प्लस H2 मिलकर Cu प्लस H2O बनाता है, यानी कॉपर ऑक्साइड बना मिल करके, समझे ना। अब इसमें CuO का क्या हुआ अवकरण हुआ है,
इसी तरह से हम लोग जाएंगे नीचे, आप लोग देख लीजिए इसको और याद समझ जाइएगा, समझ रहे हैं ना, आप लोग नोट करते जाइएगा इस पॉइंट को। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या करें देखिए कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। अपघटन, ऑक्सीकरण या क्या कहता है उदासीनीकरण या अवक्षेपण। देखिए यहाँ पे 2Cu + O2 है, मिलकर क्या बनाया 2CO, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया। कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए Cu यहाँ पे क्या करा है, CuO + H2, गर्म करने के बाद Cu + H2O बना। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया जो है किस प्रकार अभिक्रिया है, तो ये क्या हो गया अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, अपचयन। नोट, विस्थापन की क्रिया सिर्फ धातु में होता है। कैसी होती है, विस्थापन की जो क्रिया होता है सिर्फ धातु में होता है। जैसे H2S + I2 मिलकर के Hi + S में कौन सा उपचायक है, तो इसमें जो है I2 क्या है, I2 उपचायक है। ठीक है, याद रखिएगा। अलग करा है, इस अभिक्रिया में I2 के कारण H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। I2 के कारण ही क्या हुआ, H2S का क्या हुआ, अब ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, नोट क्या करा है, RHS में ऑक्सीकरण या अवकरण क्रिया नहीं होता है। मतलब LHS इधर वाला को बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाला क्या बोलते हैं RHS, इधर जो ऑक्सीकरण या अवकरण क्रिया नहीं होता है। ठीक है, ये नोट करना आपको। अगला देख क्या करा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए कौन कथन सही है, 2Cu + O2 मिलकर 2CuO बनाया, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये बात तो सही है, कॉपर का क्या ऑक्सीकरण हुआ है ना, यानी कॉपर जुड़ा है ना इसमें। चलिए ऑक्सीजन वृद्धि हुआ है, इसीलिए कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण नहीं हुआ है। इस तरह देखिए तो ये आपको A नंबर इसका आंसर होगा। चलिए आगे करा है कि श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बताइए। तो ऊष्माक्षेपी ऊपर बताए थे। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन वृद्धि होता है, और क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन कमी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। बात सही है, यानी ये सभी सही है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग। अब देखो ऑक्सीकरण जिसको हम लोग उपचयन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इसमें। अवकरण अपचयन बोलते इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है इसमें। ऑक्सीकारक अब उसको बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। अवकारक इसको अपचायक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे क्या करा है, 2Na2SO4 + 2BaCl2। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2BaSO4 + 4NaCl, यानी ऊपर दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है इसको विस्थापित BaC बेरियम जो है, बेरियम क्लोराइड जो है, ये क्लोरीन को हटा दिया। ठीक है, और ये किसके साथ अभिक्रिया कर लिया, ये किसके साथ, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया, और BaSO4 बना लिया, और ये जो है क्लोरीन जो है सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब क्या करा निम्नलिखित में से, तो क्या हो गया, वो कौन अभिक्रिया हो गया दोस्तों, तो हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अलग, क्योंकि यौगिक एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है बताइए। तो बुझा हुआ चूना सूत्र क्या होता है, CaOH का हल 2, CaOH का जो हल 2 होता है वो क्या होता है, बुझा हुआ चूना सूत्र होता है। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है बताइए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कार्बन + ऑक्सीजन मिलकर के CO2 + 94.45 कैलोरी जो है ऊर्जा मुक्त करता है, यानी कौन अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न अगर आएगा तो आप चेन मार के आ जाइएगा ये सही से। निम्नलिखित में से कौन अवकारक का गुण है प्रदर्शित करता है, तो ये H2S करता है, H2S। ठीक है, अगला का है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, जस्ट बता, ऑक्सीकरण है। क्या है ये, ऑक्सीकरण है। शरीर में जो भोजन पचता है कौन सा अभिक्रिया है, ये भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट यानी खाद बन जाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी या उभयगामी है या प्रतिस्थापन है। तो ये जो है ना साग सब्जियों का जो है कंपोस्ट बन जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, देखिए ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से हवा से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी रहती है बताइए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन। तो देखिए दोस्तों चिप्स की थैली में जो है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, चिप्स की थैली में जो आप बच्चा सब चिप्स खाता है उसके थैली में जो है देखिए फुला रहता है, तो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। चलिए अगला कह रहा, ऊपर के प्रश्न में निष्क्रिय गैस हीलियम है। क्या है, हीलियम। ठीक है, ऊपर के प्रश्न में मार्स या पंख गैस जो है क्या है, मीथेन है, CH। तो CH4 मीथेन होता है, इसको हम लोग मार्स या पंख गैस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन होता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तत्व जो है, कौन चीज़ पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना क्या है, ऑक्सीजन है तत्व। ठीक है। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है वो क्या है, एल्युमिनियम है। इस भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। तथा दूसरा सर्वाधिक धातु का नाम क्या है, लोहा है। पहला स्थान पे क्या है, पहला स्थान सर्वाधिक इस दुनिया में क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम धातु में, और दूसरा स्थान में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, बताइए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूध से दही बनना क्या, कौन परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से जब दही बनता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। दहन, दहन क्या के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। देखिए दहन क्या होता है, दहन मतलब जलना होता है। इसके निम्नलिखित शर्त होता है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति पहला, दूसरा है दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति, तीसरा ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये सब 3 पॉइंट बताएं आपको। देखिए अब ज्वलन ताप क्या होता है समझिए इसको, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, पुआल हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला, कोई भी जो है क्या जिस ताप पर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जो है वो जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा किसका ज्वलन ताप होता है, तो क्या बोलिएगा, कोयला का होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है, पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है। अब देखिए क्या करें, ज्वाला, ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला जो होता है ना, यह एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आपसे पूछेगा ज्वाला किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसी क्षेत्र होता है, एरिया होता है जहाँ पे जो है गैसीय पदार्थ जो होता है वह क्या होता है, जलते हैं। ठीक है, और ये इसे क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। अब ज्वाला मुख्यतः जो है वो 4 प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। एक होता है नीला क्षेत्र, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दीप्त क्षेत्र, तीसरा होता है काला क्षेत्र, चौथा होता है अदीप्त क्षेत्र। याद रखिएगा, तो ज्वाला कितने प्रकार का होता है, ज्वाला 4 प्रकार का होता है। एक होता है नीला क्षेत्र, दूसरा होता है दीप्त क्षेत्र, तीसरा क्या होता है, काला क्षेत्र, चौथा होता है अदीप्त क्षेत्र। अब समझते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। देखिए दोस्तों, दीप्त क्षेत्र क्या होता है, ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं दीप्त क्षेत्र। ठीक है, और अदीप्त क्षेत्र ऊपर में जो होता है ये अदीप्त क्षेत्र होता है। ठीक है, और नीला क्षेत्र बीच में जो होता है ये कौन क्षेत्र होता है, नीला क्षेत्र होता है। काला क्षेत्र जो ऊपर में होता है ये काला क्षेत्र होता है। आशा है कि समझ रहे होंगे। ये एक मोमबत्ती है दोस्तों, और ये धागा है मोमबत्ती के अंदर। ठीक है, ये धागा है मोमबत्ती के अंदर, और ये मोमबत्ती है आपका, जहाँ पे आपको हमने बताया है कि कैसे कैसे कौन सा क्षेत्र होता है। याद रखिएगा, आप लोग फिगर को अच्छा से बनाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, और समझ में आशा है कि आप लोगों को आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। देखिए नीला क्षेत्र में जो है ना जलने वाली क्रिया जो है, यानी जलता नहीं है नीला क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, जो नीला क्षेत्र होता है वहाँ पे दहन क्रिया नहीं होती है। अगला क्या है, दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। दीप्त क्षेत्र में जो होता है अपूर्ण दहन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये दोस्तों एक क्या कर रहा है, और अदीप्त क्षेत्र में जो है पूर्ण दहन होता है। अदीप्त क्षेत्र में क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। चलिए अब कह रहा है कि खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं हम लोग। खाना बनाने के लिए कौन गैस का यूज करते हैं हम लोग, एलपीजी का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं, लिक्विड, LIQUE जो है ना, LIQUIED लिक्विड, PETROLEUM पेट्रोलियम, GAS गैस। यहाँ पे थोड़ा अक्षर मिसप्रिंटिंग है इसीलिए आप लोगों को बढ़िया बता दिया हम। देखिए LPG, तो आपसे पूछेगा कि खाना बनाने के लिए कौन सा गैस यूज करते, क्या बोलिएगा, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG किसका मिश्रण होता है बताइए, इसके प्रमुख अवयव कौन है बताइए, तो एथेन का मिश्रण होता है, प्रोपेन का होता है, ब्यूटेन का होता है। इसका मुख्य जो अवयव होता है ना ब्यूटेन होता है। तो पूछेगा कि LPG किसका मिश्रण होता है, तो क्या बोलिएगा, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, और इसका मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है बताइए, तो एथाइल मरकैप्टन। ठीक है, एथाइल मरकैप्टन जो मिलाया जाता है, C2H5SH नाम है इसका। ठीक है, C2H5SH नाम है। अगला कह रहा है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है। देखिए द्विविस्थापन क्या होता है समझिए, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तभी तो आपको एग्जाम्पल देके समझाए थे, यहाँ पे इसका डिफिनेशन समझिए। पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछ देगा आपसे द्विविस्थापन अभिक्रिया
अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रट जाइए इसको, यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा इस टाइप से। तो जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते, देखिए क्या कर रहा है, जब दो यौगिक जो है अपने आयनों की क्या करती है, अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो है वो BaCl2 यानी बेरिलियम क्या कहता है, क्लोराइड के साथ जो है संयोग करके, यानी देखिए ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये अपने आयनों की अदला बदली करता है। देखिए इन्होंने क्या किया, जो बेरिलियम सल्फेट जो है ये क्या किया, बेरिलियम बोरोन जो है, ये बेरिलियम जो है ये क्या सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया, साथ में ले लिया इसको, आयन का अदला बदली कर लिया, इससे अभिक्रिया आयन का अदला बदली ये कर लिया, पड़ोसी था इसका, आइए इससे ये कर लिया, यानी देखिए यहाँ पे NaCl2 यानी कि ये अपने पड़ोसी से विस्थापित हो जाता है और ये इससे विस्थापित हो जाता है। ठीक है, आशा है समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जरूरी नहीं है आपके लिए, इसको चलिए स्किप करते हैं हम लोग। देखिए जानते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Pb सीसा हो गया, NO3O2 Na3 का हल 2 प्लस KI मिलके PbI2 मिल और उसके बाद क्या बनाता है KNO3, तो ये क्या हो गया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, किसी भी अवक्षेप का निर्माण नहीं होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कर रहा है उदासीनीकरण क्या होता है अभिक्रिया, जिसको कहते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कह रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होता है, जो अम्ल और क्षार के जब बीच में होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार जो है हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, आशा है समझ रहे होंगे। चलिए आगे क्या कर रहा है, देखिए तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने आयनों की अदला बदली करके लवण एवं जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl NaOH ये क्या किया, ये Na जो है ये बगल वाला से अभिक्रिया कर लिया, आयन से अभिक्रिया करके अपना अदला बदली कर लिया, ये इससे अभिक्रिया कर, देखिए NaCl कर लिया, बगल पड़ोसी था से अभिक्रिया अदला बदली कर लिया, हाइड्रोजन जो है किससे कर लिया, HCl से कर लिया, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से कर लिया। ठीक है, चलिए अब इस तरह से हम लोग करते हैं आगे। फिर इस तरह एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। अलग अलग विस्थापन या एकल विस्थापन क्या होता है समझिए इसको। विस्थापन या एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, जब कोई तत्व जो है उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। देखिए आयरन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे यौगिक है CuSO कॉपर सल्फेट है, इसको क्या कर रहा है, ये कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया, हटो यहाँ से तुम, और हटा करके ये क्या किया, आयरन इसका जगह ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे FeSO4 बन गया और यहाँ पे कॉपर को क्या किया, अलग विस्थापित कर। Zn जिंक है, यहाँ पे देखिए जिंक जो है कॉपर को क्या किया, विस्थापित करके हटा दिया यहाँ से, और क्या बन गया, सल्फर क्या कहते हैं, सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह हो गया। अब अगला क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे कर रहा है Cu प्लस ZnSO4 यानी कि ये जो है अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, Cu जो है यह अभिक्रिया संभव नहीं है। अगला कर रहा है Pb प्लस CuCl2 जो है यह यहाँ पे देखिए अभिक्रिया कर क्या बनाया, PbCl2 अभिक्रिया कर ले। देखिए यहाँ पे PbCl2 ये क्या किया, इसको कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ले लिया और यहाँ कॉपर हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, कॉपर प्लस AgNO3 है, यहाँ पे कॉपर क्या किया, NO3 को विस्थापित कर लिया, Ag हटा दिया, यहाँ से साइड कर दिया, हटा दिया। चलिए अब क्या करा, अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देता है। अधिक क्रियाशील धातु जो होता है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल से हाइड्रोजन क्या करता है, हटा देता है। देखिए ऐसे, ये देखिए अधिक क्रियाशील धातु, अब यहाँ पे देखिए आयरन है और यहाँ पे H2SO4 है, ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है,
आयरन जो है हाइड्रोजन को हटा दिया और उसके बाद इसका स्थान ले लिया, Fe2 FeSO4 और H2 को बगल में कर दिया। जिंक जो है देखिए हाइड्रोजन को हटा करके इसके स्थान ले लिया और यहाँ पे क्या किया इन्होंने जगह ZnSO4 बना दिया, हाइड्रोजन को बगल में कर दिया। आयरन जो है यहाँ पे देखिए इसको क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, हटा दिया यहाँ से यहाँ पे। तो यानी कहने का मतलब अधिक क्रियाशील धातु जो होता है अम्लों के साथ अभिक्रिया करके और अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, हटा देता है। अम्ल HCl ये सब अम्ल है। ये देखिए ये जो आपका है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे H2SO4 हो गया, ये HCl हो गया, ठीक है, HCl यानी कि ये सब कोई अम्ल है। इस सभी अम्ल को क्या करता है, अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या करता है, हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। आपका ये होमवर्क है, देखिए क्या कर रहा है इसमें थोड़ा दोस्तों आप लोग का होमवर्क है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दूसरा उस उदाहरण दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो होमवर्क दे रहे, ध्यान रखिएगा इसमें से क्वेश्चन बनेगा। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दें। आप लोग बना करके इसको और अपने घर में आप क्या कहते हैं, अगर टीचर जहाँ पढ़ते हैं उसको दिखाइए, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग जरूर दिखाइएगा या आप इसको जो है रट जाइए, याद कर लीजिए दोस्तों। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, क्या अर्थ होता है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। यहां से क्वेश्चन एक बनेगा, गारंटी लेते, याद रखिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि देखिए कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दे। तो देखिए जब 2 से 1 हो जाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा ये देखिए ये CaO है और यहाँ पे CO2 है, ये 2 गो है, 2 से क्या बन गया, एगो बन गया, तो कौन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। Fe है, आयरन है, ऑक्सीजन है, चलिए हटाइए नाम नहीं बोलेंगे। Fe है और O2 है, ये दोनों क्या है, 2 गो था और ये 2 गो से 1 हो गया तो क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, C+O2 है, 2 गो से क्या बन गया, एगो बन गया तो कौन अभिक्रिया, संयोजन हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, जब 2 से 1 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसी तरीका से वियोजन देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उदाहरण दे। तो जब 1 से 2 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CaCO3 है और ये क्या है, ये 2 से क्या बना दिया, 2 था, सॉरी यहाँ का जब क्या कर रहा है, जब 1 से 2 हो जाए तो यानी कि 1 तो था यहाँ पे, 1 से क्या बन गया, 2 बन गया, CaCO3 है और ये क्या बन गया, CaO प्लस क्या बना दिया, O2, तो 2 से क्या हो गया, 1 से 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से क्या बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, तभी 2 से 1 बन रहा था संयोजन में, और वियोजन में क्या होता है, 1 से क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला देख क्या कर रहा है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवक्षेपण होता है उष्माक्षेपी कहलाता है। जैसे श्वसन की क्रिया, देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ये देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवक्षेपण होता है, उसे उष्माक्षेपी क्या कहते हैं। चलिए अब श्वसन की क्रिया जो है ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। वीडियो लंबी हो रही है, टेंशन मत लीजिए, आप लोग जो है 1 शॉर्ट वीडियो में जो है आप लोग का ये जो है क्लियर हो जाएगा पहला चैप्टर। अगला देखिए क्या कर रहा है कि उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। आगे जो परिभाषा जितना था उसको हम बना रहे हैं, ठीक है। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, उष्मा का जो है अवशोषण होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए अब आगे देखिए क्या कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया का क्या अर्थ है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व का विस्थापन होता है एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कर रहा है, Fe2 यहाँ पे तत्व है और यहाँ पे यौगिक है, ये दोनों देखिए क्या कर रहा है, ये कॉपर को हटा दिया यहाँ से और ये क्या किया, ये जो तत्व था इस यौगिक से क्या किया, उसको विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया और यहाँ पे देखिए है ना, स्थान ले करके FeSO4 प्लस इस कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो कौन गया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया या एकल विस्थापन बोल सकते हैं इसको हम लोग। करा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लिखे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लिखे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, एक होता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा होता है उष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवा विस्थापन अभिक्रिया, छठा द्विविस्थापन अभिक्रिया, सातवां अवक्षेपण अभिक्रिया, आठवां उदासीनीकरण अभिक्रिया, नौवां ऑक्सीकरण अभिक्रिया, 10वां अवकरण अभिक्रिया अवकरण और 11वां जो होता है रेडॉक्स, 12वां होता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या कहता है, कोई पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वैसी पदार्थ जो किस उष्मा के कारण टूट जाता है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे PbNO3 उष्मा ये टूट देगी कि PbO और क्या बनाया NO2 प्लस O2 बनाया, यह कौन हो गया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। 2H2O मिल करके क्या बनाया 2H प्लस क्या बनाया O2, ये क्या हो गया विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। AgCl मिल सूर्य की क्या कहते हैं और सूर्य की अब क्या कहते हैं उपस्थिति में संपन्न हो रही है तो ये क्या Ag प्लस Cl2 बनाता है। AgBr सनलाइट पड़ता है इस पर तो Ag प्लस Br। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम है जो प्रकाश वियोजन भी कहा जाता है। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वियोजन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए अब बताइए संयोजन वियोजन बताएं आपको, ऊपर देख लिए हैं आप लोग तो ध्यान रखिएगा संयोजन क्या होता है, अब वियोजन क्या होता है। अब कह रहा है ताप रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होता है ताप रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और क्या कहलाता है बताइए अभिकारक कहलाता है। पॉइंट याद रखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव दोस्तों देखते हैं दोस्तों, अब जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या कहलाता है उत्पाद या प्रतिफल, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अगला देखिए जब वाक्य के समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा जब शब्द समीकरण को सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब क्या अगर अभिकारक एक होता है उत्पाद या प्रतिफल, जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और क्या कहता है आपस में अभिक्रिया करता है तो उसे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है, यानी कि शब्द समीकरण एक तरह से हुआ। शब्द है ये शब्द है। अब देखिए इसके जगह संकेत का प्रयोग करते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की जगह H2 ले लिए, ऑक्सीजन की जगह क्या ले O2 ले लिए, तो हमने आपको बताया ना कि जब शब्द का प्रयोग करते हैं ठीक है तो शब्द रासायनिक समीकरण और जब क्या कहते हैं संकेत का करते हैं तो उसके रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है कि इस रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। याद रखिएगा तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संतुलित और एक होता है असंतुलित। आशा है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है बताइए। तो देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो क्या होता है निर्माण होता है और न ही क्या होता है विनाश होता है। इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को क्या करना है संतुलित करना आवश्यक होता है। दोस्तों आगे चलते देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो क्या होता है निर्माण होता है और न ही क्या होता है विनाश होता है। चलिए आगे चलते दोस्तों, रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया जाता है बताइए। तो रासायनिक समीकरण को प्रायः दो तरीकों से संतुलित किया जाता है। एक होता है अनुमान विधि से जिसको तीर या तुक्का विधि कहते हैं, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीर टुका विधि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये संतुलित कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए H2 प्लस O2 है तो क्या बना है H2O बना है यानी असंतुलित समीकरण है। अब इसी को देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करें H2 प्लस O2 लिखेंगे तो यहाँ 2H2O हो गया यानी कि यहाँ क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते
तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नोट करते जाइए। Fe2 प्लस H2O मिल करके Fe3O4 प्लस H2 बनाता है, असंतुलित है। तो संतुलित करना, यहाँ पे 3 लगा देंगे तो इधर भी संतुलित हो जाएगा, दोनों साइड सेम हो जाएगा, इसीलिए क्या होगा, संतुलित हो गया। इस तरह से ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉपी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, और इसको भी नोट करते जाइए कॉपी में, ठीक है। आशा है कि नोट कर रहे होंगे। तो नोट करने के बाद आप इसको देखिए बना कर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बीजीय विधि, इसको चलिए स्किप करते हैं हम लोग। कुछ शब्द समीकरण को संतुलित करना, देखिए अब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिल करके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इस तरह से शब्द समीकरण है। H2 प्लस Cl2 मिलकर H2HCl बनाता है। अब सोडियम प्लस जल मिलकर क्या बनाता है, जिसको सोडियम को Na बोलते हैं, जल को H2H2 बोलते हैं, मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, Na2NH2OH प्लस बोलते हैं H2। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर जिंक नाइट्रेट सिल्वर बनाता है, Zn2AgNO3 प्लस 2NO3 का हल 2Ag बनाता है। इस तरह से देख लीजिए आप लोग दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अब चलते हैं हम लोग नीचे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि रासायनिक समीकरण द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। कौन कौन सी देखिए अब है, पहला कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्या बना रहा है यह पता चलता है। जैसे H2 प्लस O2 मिलकर H2O बनाता है। अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं, उत्पाद में कितने परमाणु क्या कहते हैं या अणु बने हैं, ये सब पता करते हैं। तीसरा है, अब देखिए अब कह रहा आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया है और कितना आयतन बना है, ये सब पता करते हैं। चौथा अब देखिए इस तरह से है आपका, अब है जनरल क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए, क्या कहते हैं, श्वसन कैसी, श्वसन जो होता है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आप लोग अब जवाब दीजिए तो जल्दी जल्दी। एक द्रव धातु का नाम लिखिए, बताइए, लिथियम है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है दोस्तों। एक द्रव अधातु का नाम बताइए, तो पारा है। एक द्रव अधातु का नाम क्या है, पारा है। दो निष्क्रिय गैसों का नाम लिखिए, तो हीलियम और नियोन है, हमने आपको ऊपर में पहली बार बताया था। एक ऐसे तत्व का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने पर पिघल जाता है, बताइए आप लोग, इसका कमेंट कीजिए इसका नाम, ठीक है। एक ऐसा तत्व का नाम लिखिए जो हथेली पर रखने के बाद क्या होता है, पिघल जाता है। देखिए हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है। आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए, तो जिसका पहला कमेंट रहेगा उसको हम पिन अप कर देंगे कमेंट, ठीक है, कि कौन सा इसका आंसर होगा अच्छा का। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, बताइए, अवकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, बताइए, ऑक्सीकरण या अवकरण कहलाता है। किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, बताइए, वियोजन कहलाता है। देखिए अगला क्या कह रहा है, एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापित हो जाना क्या कहलाता है, विस्थापन या उभय अभिक्रिया कहलाता है। ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। देखिए ज्वाला 4 प्रकार का होता है, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र, ये 4 प्रकार का होता है। देखिए दोस्तों आप हम पढ़ा दिए हैं ऊपर में, याद है ना। देखिए एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, बताइए, तो एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथाइल मरकैप्टन जो मिलाया जाता है जिससे कि वो गंध छोड़ता है, क्या कहते हैं, एलपीजी गैस। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaCaOH का हॉल 2 होता है, ठीक है, बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, बताइए, तो CaCO3 होता है, CaCO3 होता है। गंधक अम्ल का सूत्र क्या होता है, लिख के आप लोग नोट के कमेंट कीजिए दोस्तों। कुछ आप लोगों के लिए भी छोड़ देते हैं, जैसे आप लोग भी खोजबीन कीजिएगा ना। देखिए दो आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है, बताइए, तो 2 आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए उष्मा का क्या कहता है, निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है, बताइए, ऊष्माक्षेपी में होता है। विद्युत के कारण होने वाला अभिक्रिया उदाहरण लिखे, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश में होने वाला एक अभिक्रिया का उदाहरण लिखे, बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में होने वाला एक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, बताइए, ZnSO4 होता है। जल का सूत्र क्या है, इनमें कितना भार होता है, H2O, इसका भार 18 ग्राम होता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, इसका भार कितना होता है जल का, 18 ग्राम होता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन।
अभी तक में 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव। आप लोग कमेंट कीजिए चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। आपको समझाए थे नीचे ऊपर में। आप देखिए अगर दूध से दही में परिवर्तन, दूध से दही बनना कैसी परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए दोस्तों रासायनिक और क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन याद रखना एक जरूरी है। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए बताइए। तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के पालन करने के लिए जो है इसे संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। अगला कह रहा है कि गैसों और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है। तो गैस को हम लोग लिखते हैं ऊपर करके कि ऊपर जा रहा है, और अवक्षेप को लिखते हैं हम लोग, अवक्षेप को क्या लिखते हैं हम लोग नीचे तीर करके लिखते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, MgCO2 होता है, MgCO3 का हल 2 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला का 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जुड़ना संयोजन, और क्या कहता है 2 पदार्थ जब जुड़ता है तो संयोजन होता है, और जब एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वियोजन कहते हैं, याद रखिएगा। अब कह रहा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है बताइए। संकेतिक रूप में, कैसे रूप में, संकेतिक रूप में। रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है कि क्या H2O + Cl2 मिलकर 2HCl संतुलित है। हाँ दोस्तों संतुलित है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर भी क्लोरीन कितना है 2, संतुलित है ये, ठीक है। अब कह रहा है देखिए क्या कह रहा है कि उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तन हो जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए इसका, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं, इसका भी कमेंट कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करिए दोस्तों। क्या हम केवल क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। अगला कह रहा है कि इसका आंसर दीजिएगा, आप लोग कॉपी में बनाइए लिख करके। उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे, एक उदाहरण दीजिए। क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। अगला कह रहा है कि क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया है, बताइएगा। क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, इसका भी कमेंट कीजिए। हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, हमने बताया था आपको, ठीक है। अगला कह रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, दूध युक्त खाद्य पदार्थ का क्या है बताइए। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय बताइए, कमेंट कीजिए या लिखिए इसमें आप लोग कॉपी निकाल के, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या कर रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करे। तो इसको देखिए FeSO4 है, इधर Fe2O3 + SO2 मिल गया, और इधर क्या बन गया SO3, इसको संतुलित हो गया आपका। आशा है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो ये था आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो, यानी कि कहने का मतलब थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है, तो आप लोग इसको जो है ऐसा नहीं कि आप लोग जो है इसको देख के नहीं जाइएगा। जिस दिन एग्जाम होगा दोस्तों उस दिन भी इसको जो है इस चैप्टर को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न है मैंने सारा करा दिया। आपके बुक NCERT बुक और क्या कहते हैं जो आपका बिहार बोर्ड का BTC बुक होता है उसको भी सारा जितना मटेरियल है आपको हमने निचोड़ पॉइंट दे दिया। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, और जिस तरह से आपने और वीडियो को देखा है, प्यार दिया है, उसी तरीका से इस वीडियो को भी देखिए दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, और हमने इसका ऑब्जेक्टिव करवा रखा है, ऑब्जेक्टिव जाके देखिए, बहुत आपके लिए एग्जाम में लाभदायक होगा। 15,000 ऑब्जेक्टिव हमने करवा रखा है, उस सीरीज को जाके देखिए दोस्तों, बहुत ही आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, आशा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।